अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन प्रोग्राम आवाज़ हिंद में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है कि क्या कालाबाग डैम की तरह जो 6 नहरों का मंसूबा है वो भी दफन हो जाएगा। लेकिन ये जो सूरत हाल जुड़ी थी जिसमें सिंध की आवाम ने भरपूर पार्टिसिपेट किया और जो इत्तेहादी सूरत हाल जैसे होती है ना कि मुख्तलिफ इत्तेहाद की सूरत में सिंधी कौम ने एक जॉइंट एक्शन के नाम से एक तहरीक शुरू की, एक जॉइंट एक्शन दिया जिसमें हर मकतब फ़िक्र का लोग शामिल हो गए, जिसमें तलबा, डॉक्टर और हर किस्म के जो हैं सियासी समाजी कारकुन शामिल हो गए। और जब ये 12 दिन धरना जारी था, जब धरने में सूरत हाल ये बनी कि सिंध गवर्नमेंट ने CCI का हंगामी इजलास तलब करने के लिए वफाक से बात की और वफाक ने 2 मई के बजाय उससे पहले CCI का जो इजलास है मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास वो तलब किया और उन्होंने इस कैनालों के मसले के हवाले से जो बातचीत की उन्होंने इसको अल्तवा में रख दिया। फ़िलहाल तो डिले कर दिया कि आगे ये मंसूबा बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी उसकी वजह क्या है। और उन्होंने ये बात भी की कि सूबों की रजामंदी के बगैर कोई भी मंसूबा नहीं बनेगा, क्योंकि चोलिस्तान प्रोजेक्ट हो या चौबारा प्रोजेक्ट हो, उसके हवाले से देखेंगे कि सिंध में जो 6 नहरें जिन पे सिंध के लोगों को काफ़ी एतराज़ात थे और सिंध के लोगों ने मुसलसल 1 साल से जद्दोजहद की और उन्होंने बबरलो बाईपास पे धरना दिया। उसकी जो सियासी सूरत हाल जो जुड़ी है सिंध के माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो अभी जो सियासी सूरत हाल हमने देखी सिंध में, जो लाखों की तादाद में लोग बबरलो बाईपास पे धरना दे के बैठे थे, उसमें वकला भी शामिल थे और राइटर्स भी थे, सहाफ़ी थे, मतलब हर स्कूल ऑफ थाट का जो बंदा था वो उसमें शामिल था। उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, वकील भी हैं, तज़किया निगार भी है, शुआब बोस्तो, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो सूरत हाल CCI के इजलास के बाद क्या बनी है। फ़िलहाल तो जो 6 नहरें मुतनाज़ा नहरें थी उनको अल्तवा में रख दिया गया है और कहा गया है कि जब तक सूबों की रजामंदी नहीं होगी तब तक ये कैनाल नहीं बनेंगे। उस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे जो मेहमान हैं शुआब बोस्तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, प्रोग्राम में खुश आमदेद शुआब बोस्तो साहब। शुआब बोस्तो साहब ये बताएं कि सिंध की आवाम की गैर मामूली इताद और साबित कदमी तो आपने देख ली, बाबर लोग धरने में आपने जो सिंध की सूरत हाल देखी, एक नई सिंध की जो हमने फाउंडेशन देखी और उसके अलावा जो CCI का हंगामी इजलास हुआ। पहले तो पीपल्स पार्टी इस बात को डिनाई कर रही थी कि कोई कैनाल नहीं बन रहे, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने CCI का इजलास के लिए दरख्वास्त दी कि वो फ़ौरन बुलाया जाए और CCI मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तरफ से जो है हंगामी इजलास में जो 7 फरवरी को एकनिक की तरफ से काउंसिल की मंजूरी से मशरूत ग्रीन पाकिस्तान जो इनिशिएटिव का बुनियाद डाला गया और 2024 को इरसा की तरफ से जारी करदा चोलिस्तान प्रोजेक्ट दोनों अब इधर वापस भेज दिए गए हैं। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये अजीब ट्रेजेडी है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमेशा न तो वक्त पे अपना जो उनका आईनी और कानूनी जो उनकी जिम्मेदारी है वो निभाते हैं और न वो कोई ऐसी डिसीजन लेते हैं जिससे मामला फौरी तौर पे आप जो है वो हल कर सकें। अब आपने देखा कि सिंध में कई महीनों से एक अफरा तफरी मची हुई थी। पूरा सिंध जो है वो मुजाहरों और धरनों और जलसों की नजर हो चुका था। यहाँ की मईशत बर्बाद हो रही थी, रास्ते बंद हो गए थे, लोग परेशान थे और लोगों को खौफ था कि दरिया सिंध का पानी अगर बंद हो गया तो हमारा क्या होगा। करोड़ों लोगों की जो जिंदगी का दारोमदार है, जो उनका जीना मरना है, वो हमारे दरिया सिंध के साथ है, क्योंकि वो हमारी मईशत का एक बुनियादी एक पिलर है। लेकिन आपने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने तो कोई तवज्जो ही नहीं दी, वो तो आराम से अपने दूसरे काम करते रहे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फिर चालाकी करके बजाय अपना जो उनका आईनी जिम्मेदारी थी कि वो जो भी मुतल्लिका इदारे हैं वहां जाके ये मसला हल करें, उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, वो खुद एहतजाज में शामिल हो गए। मेरे ख्याल में दुनिया में वाहिद ऐसा कोई मिसाल है जिसमें हुकूमत जिसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे वो खुद जो है मुजाहरों में शामिल हो गई और अपने आप को उन्होंने जो है वो एक तरह से
जो है वो विक्टिम साबित किया कि हम तो विक्टिम है। अब भाई विक्टिम किसके हैं आप? तो ये बेसिकली हमारे जो हुक्मरान है, हमारे जो इलीट है, उसकी मुनाफिकी शुरू से हम देखते आए हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो जाहिर है फिर हमारी इकोनॉमी, हमारा मुल्क, हमारे लोग जो है पे करते हैं। लेकिन इस तहरीक में मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने एक नई लहर देखी है, नई सोच देखी है, नई जनरेशन देखी है। और सबसे बड़ी बात जिसने मुझको मुतासिर किया कि इंतहाई डिसिप्लिन, हालांकि एक इश्तियाल अंगेज मामला था, इतना खतरनाक मामला था क्योंकि सिंध का मुस्तकबिल, सिंध के लोगों की जो रोजी रोटी थी और हम सब की शनाख्त और सब कुछ दाव पे लगा हुआ था। और मुझको बहुत डर था कि खुदा ना खास्ता कोई इससे इश्तियाल अंगेजी न पैदा हो, कोई जो है वायलेंस न हो। लेकिन आप देखें कि 7-8 महीने तक ये तारीख का एक, मैं समझता हूँ, मुनफरिद किस्म का एक आपको जदोजहद का एक मिसाल मिलेगा कि लोगों ने कोई पत्ता भी नहीं तोड़ा। मैं खुद बबरलू गया, मैं 2-3 दिन वहां पे था। आप यकीन करें इतनी शदीद गर्मी थी कि वहां खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन लाखों लोग आते थे। और उससे भी जो हैरान कुन बात थी कि हजारों लाखों की तादाद में जो लोडेड ट्रक्स और ट्रेलर्स खड़े थे जिसमें अरबों रुपए का सामान पड़ा था, वो बयाबान और सुनसान जगहों में खड़े थे। उनके ड्राइवर बेचारे जो है उनको वहां के गांव के लोग खाना पहुंचा रहे थे। किसी ट्रेलर को हाथ तक नहीं लगाया, कोई एक टके का किसी का सामान जो है वो इधर उधर नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाजा करें कि हमारे लोगों में कितनी एहसास है, जो एक मेच्योरिटी है, सेंस ऑफ मेच्योरिटी उन्होंने दिखाई है। एक पुरवकार तरीके से उन लोगों ने अपनी जदोजहद की है और उससे साबित किया कि हमारा मकसद सिर्फ जो है वो दरिया सिंध को बचाना था। हमारा मकसद कतई तौर पे किसी भी कम्युनिटी या किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना नहीं था। और मैं समझता हूँ कि इस तहरीक ने कम से कम मुझको तो बहुत कुछ सिखाया है। अगर हम सब मुत्तहिद हों, अगर हम सब डिसिप्लिन में हो, हमारा मकसद नेक हो और हम जदोजहद करते रहें तो हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इसमें आपने जदोजहद में देखा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी, यानी जितनी अपोजिशन में थी सब शामिल थी। मतलब यानी कोई ये बिल्कुल गलत तासुर है कि जी ये तो कौम परस्तों ने जो है वो जदोजहद, ये एक तहरीक चलाई हुई थी। बिल्कुल कौम परस्त थे, उनका बहुत जबरदस्त रोल रहा। लेकिन कौम परस्तों के साथ जो है इस्लामिस्ट पार्टीज थी, हमारे जो है वुकला थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, फार्मर्स थे, लेबर था, कराची की इलीट जो आप कहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल इलीट कह लें, सिविल सोसाइटी सारी बाहर निकली। तो मैं तो कहता हूँ कि एक मुनफरिद किस्म की, एक इंतहाई शानदार बेमिसाल किस्म की जदोजहद थी और इसको तो बैठ के स्टडी करना चाहिए। और इस जदोजहद को एक जो है ना आने वाले जो हमारे मसाइल हैं उसको हल करने के लिए इस तरह की जदोजहद का मैं समझता हूँ कि इस तरीके को अडॉप्ट करना चाहिए। सही। तो मुझको तो बहुत खुशी है जो है कि ये हमारी खैर खुश असलूबी से, हाँ अभी तक हमारे कुछ ग्रीवेंसेस हैं और वो रहेंगे। हम बिल्कुल आंखें खोल के बैठे हुए हैं, हम सोए नहीं हुए। कैनालों का मसला तो हल हो गया है, लेकिन जो बाकी मसाइल हैं, खासतौर पे कॉर्पोरेट फार्मिंग में जिस तरह जमीनों पे जो है उन्होंने थ्रू केयरटेकर गवर्नमेंट के जो ये अलॉटमेंट्स करवाई हैं, या इस तरह के जो मसाइल हैं, या मुस्तकबिल में जो उन्होंने अभी भी कुछ ऐसे ऑप्शंस रखे हुए हैं कि वो हो सकता है कि अपनी किसी झूठी सच्ची रिपोर्ट के जरिए फिर कैनालों का मसला दोबारा जो है वो खड़ा कर दे। तो वो इस वक्त हम सब लोग जो है उसको देख रहे हैं। लेकिन जो अभी तक हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, मैं समझता हूँ वो बहुत ही खुशाइंद है, इत्मीनान बख्श है। ये तो सियासी सूरत हाल आपने बताई कि बिल्कुल पुरवकार और पुरअमन जद्दोजहद थी जो बाबालो बाईपास पे हमने देखी। लेकिन ये जो CCI का इजलास हुआ, हंगामी इजलास, उसमें मतलब उसके लीगल एस्पेक्ट हमें बताएं, हमारी नाजरीन को बताएं। काफ़ी हमारे नाजरीन को ये रिजर्वेशन है, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि काफ़ी लोग मुतमिन नहीं है इस चीज़ से जो इजलास हुआ CCI का, उसके लीगल एस्पेक्ट हमें बताएं। इस जो ये डिसीजन जिसको कहते हैं, जो फैसले हुए हैं,
उसको आप तीन रुखों से देख सकते हैं। उसके 3 रुख हैं। जी पहला रुख जो है उसका ये है कि कैनाल्स जो उन्होंने प्रपोज किए थे बनने शुरू हो गए थे, एक्निक ने उसका अप्रूवल भी दे दिया था, जी वो अब उन्होंने रिटर्न कर दिए हैं, उनको उन्होंने अभी एक तरह से खत्म कर दिया है। और जो सर्टिफिकेट, जो जाली सर्टिफिकेट इशू हुआ था इरसा का, ठीक, कि जी इरसा पानी का। अवेलेबल, इरसा ने जो सर्टिफिकेट दिया था कि जी पानी अवेलेबल है, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। जी तो एक तो ये रुख है इसका। दूसरा रुख ये है कि उन्होंने अब फैसला किया है कि ये अगर फ्यूचर में कोई इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होंगे तो सूबों की रजामंदी यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि आइन में रखा गया है कि जी मेजॉरिटी की बुनियाद पर डिसीजन होंगे। जाहिर है मेजॉरिटी में तो फिर एक सूबा तो हमेशा मिनॉरिटी में ही रहेगा जिसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसलिए हम समझते हैं कि ये दूसरा वाला पहलू जो है कि बजाय मेजॉरिटी डिसीजन के बाहमी रजामंदी, बाहमी एक तरह से कंसेंट के साथ जो है ये फैसले होंगे। यानी अगर कल को कोई कैनाल बनाने की अगर कोई दोबारा कोशिश की गई तो सिंध की मर्जी के बगैर वो नहीं बन सकते। हम इसको इस तरह ही देख रहे हैं। अच्छा तो दूसरा तो इसका पहलू ये हुआ, ये दोनों पहलू हमारे लिए खुश आइंद है। अब जो थर्ड है उसमें हम कहा के लिए कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है वो फूड सिक्योरिटी, पानी वगैरह के जो मसाइल हैं उस पर अपनी रिपोर्ट देगी और वो जो है प्लानिंग डिवीजन और इरसा वगैरह को भी उन्होंने इसमें शामिल किया। तो इस पे हमारे तहफुजात हैं। तो हम अच्छा, वो समझते हैं तहफुजात क्या है, बताएं नाजरीन को शुआब साहब। है कि कमेटी बनाने की कोई आइन में कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। ये जो सीसीआई है ये बजाते खुद जो है एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ये मैं तो उसको कहता हूँ पैरेलल गवर्नमेंट है, जो जिसकी कैबिनेट है, जिसकी अपनी, यानी जो सीसीआई के जो सब्जेक्ट हैं वो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कैबिनेट में उस पर डिसीजन ले ही नहीं सकती। यानी इसकी पॉलिसी बनाना, उसको रेगुलेट करना सीसीआई के अंडर जो इदारे हैं, जिस तरह इरसा जो है वो सीसीआई के अंडर आता है, तो उसकी सुपरविजन और कंट्रोल जो है वो सीसीआई के पास है। तो इसलिए आप सीसीआई से मावरा कोई कमेटी बनाएंगे तो वो आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन की इनराफी है, वो हम कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, न उसकी किसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, न उस कमेटी को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए वो जो थर्ड ऑप्शन रखा है इन्होंने कि जी कभी कोई ऐसा अगर कोई फेवरेबल कोई ऐसे के गवर्नमेंट आ गई सिंध में, या सिंध के लोग जो है वो अफीम खा के सोए हुए होंगे, तो हम खामोशी से इस कमेटी के जरिए जो है फिर ये दोबारा प्रोजेक्ट शुरू करवा देंगे। तो हम उस कमेटी को मानते ही नहीं है, वो क्योंकि कमेटी वो है ही बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए उस पर हमको एतराज है। और इसलिए ये जो आप कह रहे थे कि कुछ दोस्त हमारे परेशान हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे साथ अभी तक हमारे साथ प्रॉपर डील नहीं हुआ, तो बिल्कुल वो हक बजा है और वो ये अंदेशे, ये तशवीश हमको भी है। लेकिन हम समझते हैं कि चूंकि ये कमेटी एक अभी तो सिर्फ इस पर एक प्रपोजल, एक आइडिया फ्लोट हुई है, अगर ये कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी ने कोई सिफारिशात ऐसी दी तो हम उसको कबूल ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और फिर लोग जो है अपना जाहिर रास्ता निकालेंगे कोई ना कोई उसको खत्म करने के लिए। देखें, आपको फैसला करना है कि क्या आप मुल्क में हर वक्त अफरा तफरी चाहते हैं, लोगों में गम और गुस्सा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिंध जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूबा है पाकिस्तान का, जो गेटवे है पाकिस्तान का, आप चाहते हैं कि सिंध भी डिस्टेबलाइज हो जाए, सिंध के लोग भी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएं रियासत से और हुकूमत से। तो खुदा के वास्ते वो इसके नाखून लें। देखें, पाकिस्तान को बहुत खतरात हैं, रीजन के अंदर खतरात हैं, हम बहुत बड़े मसाइल से दो चार हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है, हमारी स्टेट के अंदर बड़े मसाइल हैं, इंसर्जेंसीज चल रही हैं। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो पॉलिसी जिससे मुल्क की सालमियत, मुल्क की फेडरेशन को नुकसान हो सकता है, लोगों में जो है एक खौफ और तशवीश पैदा हो सकती है, गुस्सा पैदा हो सकता है, उसको ऐसी पॉलिसीज को न बनाएं।
पाकिस्तान एक फेडरेशन है और आइन के तहत पाकिस्तान को चलाएं। 26वीं अमेंडमेंट को खत्म करें, क्योंकि इस अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती तो मैं रोड पे नहीं निकलता, मैं कोर्ट में जाता, सही। मैं आईनी जंग लड़ता वहां जाके। लेकिन जी। जब मैं देख रहा हूं कि कोर्टों का हाल जो उन्होंने कर दिया है, अपनी मर्जी के जजेस बिठाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं लोगों का। देखें, ये जो इस वक्त आपने देखा एक इज्तिमाई तौर पे जो फैसला हुआ कि किसी को भी कोर्ट में नहीं जाना, ये उसकी वजह ये है। और ये अफसोसनाक बात है, इंतहाई दुख वाली बात है कि हम अपनी अदालतों पे शक करते हैं। देखें, अदालतों के बगैर, एक आजाद अदलिया के बगैर मुल्क में न मईशत चल सकती है, न यहाँ इंसाफ मिल सकता है, न यहाँ अमन और यहाँ पे कोई मुस्तकिल सियासी इस्तेकाम आ सकता है। इसलिए अदालतों को आप आजाद करें, जजों को आजाद करें और 26वें अमेंडमेंट को खत्म करें। इस मुल्क को एक नॉर्मल फंक्शनल डेमोक्रेसी के तौर पे चलाएं। डंडे के दौर पे मुल्क नहीं चलते। पूरा आपका मिडिल ईस्ट जो है वो देखें, कब्रिस्तान बना हुआ डंडे पे चलाने की कोशिश की उन्होंने। तो हम एक डेमोक्रेसी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, या ह्यूमन राइट्स है, या रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। शवाब साहब, आखिरी सवाल ये कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि कालाबाग डैम की तरह नहरों का मंसूबा भी दफन हो जाएगा हमेशा के लिए? देखिए, मैं तो इसको दफन समझता हूँ। अच्छा। मैं इसको दफन 3 वजह से समझता हूँ। नंबर 1, आइन में आप कभी भी कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे वो किसी भी सूबे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो आइन ने कर दिया है। सही। नंबर 2, इस वक्त जो क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं उसकी वजह से हमारे इंडस रिवर सिस्टम में पानी है ही नहीं। कहां से पानी आएगा? कैनाल्स के लिए कहां से पानी आएगा? देखिए, पूरे सिंध की जो टोटल जो इरिगेशन लैंड है वो तकरीबन 1 करोड़ एकड़ के करीब है, जबकि ये चोलिस्तान का प्रोजेक्ट है, कह रहे हैं कि 50 लाख एकड़ का प्रोजेक्ट। आप बताएं, आधी सिंध जितना बड़ा कमांड एरिया जो आप पैदा करोगे, पानी कहां से लाओगे? इस वक्त हालत यह है कि खरीद के लिए पानी नहीं है आपके पास। इस वक्त आज की जो एडवाइजरी है इरसा की, वो कहते हैं कि 25 to 30% कम है पानी आज। अब आप जब कैनाल्स बनाएंगे तो फिर क्या हाल होगा हमारा? यहाँ तो फिर ये तो पूरा सिंध हमारा सूखा होगा, यहाँ तो करोड़ों लोग भूखे मरेंगे, ये तो फिर अफरा तफरी केओस होगा। और तीसरी बात बहुत अहम है। देखें, जब इंटरनल यूनिटी होगी तो आप इंडिया से लड़ सकेंगे। आप, इंडिया ने कह दिया कि हम इंडस रिवर इंडस वाटर ट्रीटी जो है, बेसिन ट्रीटी जो है, इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। अब आप बताएं, अगर हम आपस में लड़ रहे होंगे और एक रेगिस्तान को आबाद करने के लिए आप पूरे सिंध को बर्बाद कर देंगे, और तो फिर आप दुनिया को क्या बताएंगे? आपको यूनिटी चाहिए, और यूनिटी तब आएगी जब चारों सूबों के मफादात के मुताबिक फैसले होने चाहिए। जी जी। इसलिए ये बिल्कुल दफन हो चुके हैं कैनाल। ये कैनाल अब कभी भी नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शवाबोस्तो साहब, आपने जो बात कही कि जब तक इंटरनल जो यूनिटी नहीं होगी तो तब तक हम इंडिया को भी फेस नहीं कर सकते। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि ये सूबों का जो मसला है, जब तक आपस में रजामंदी या बायमी ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो ज़ाहिर सूरत हाल और मज़ीद ख़राब होगी। और आपका ये कहना था कि जो CCI इजलास हुआ और उसमें जो बातें हुई उसके हवाले से आपको ये लगता है कि जो दफन हो गया, ये जो प्रोजेक्ट का सिलसिला था 6 कैनालों का, ये मुकम्मल तौर पे दफन हो गया, जिससे कालाबाग डैम हमेशा के लिए दफन हो गया। तो ये 6 कैनालों का मसला भी जो है, प्रोजेक्ट है, वो भी दफन हो गया। नाजरीन, हम यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक।